मकसद ऐप को एंड्रॉइड फ़ोन पे इंस्टॉल और लॉगिन करने का तरीका। प्ले स्टोर पे जाएं, मकसद ऐप सर्च करें, इंस्टॉल पे क्लिक करें। इंस्टॉल करने के बाद मकसद ऐप खोलें। अकाउंट बनाने के लिए गेट स्टार्टेड पे क्लिक करें। अपना मुल्क सेलेक्ट करें और मोबाइल नंबर डालें। फ़ोन पे दिया गया वेरिफिकेशन कोड एंटर करें। अपना ग्रेड या कोर्स सेलेक्ट करें। अपना ग्रुप सेलेक्ट करें। अपना बोर्ड सेलेक्ट करें। आपका लॉगिन कंप्लीट हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सैयद नवेद। आज का जो हमारा लेक्चर है ज़ाहिर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से भी क्योंकि बस अब एमडीकेट के जो आपके टेस्ट हैं वो बिल्कुल सर पर ही हैं और इसी वजह से आज जो एमसीक्यूज़ मैंने सेलेक्ट किए हैं आज के सेशन के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि ये सारे ही एमसीक्यूज़ मैंने पिछले साल वाले जो पेपर में आ चुके हैं वही मैंने सेलेक्ट किए हैं, सारे के सारे प्रीवियस ईयर के हैं। ठीक है, तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आप पिछले साल दे रहे होते अपना टेस्ट तो आप कितना स्कोर कर सकते थे। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। ओके, ठीक है बच्चों। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि 1 AMU स्टैंड्स फॉर 1 AMU को याद रखना है कि 1 डाल्टन भी कहते हैं हम। ठीक है, तो 1 डाल्टन और 1 AMU एक दूसरे के बराबर होते हैं। हाँ, ग्राम में ये 1.66 एक्सपोनेंट -24 ग्राम बन जाता है, बट डिफाइन हम कैसे करते हैं? 1/12 ऑफ कार्बन एटम। ऑप्शन बी में 1/12 ऑफ कार्बन एटम। तो अब हमारे पास सेकंड जो एमसीक्यूज है, साथ साथ आपने ये भी देखते जाना है कि आपका स्कोर क्या है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया ये प्रीवियस ईयर का पेपर है और अगर आप पिछले साल दे रहे होते तो आप क्या स्कोर कर सकते थे। ठीक है, और इससे आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा कि आप इस साल क्या स्कोर कर सकते हो। तो अ कंपाउंड ऑफ सोडियम ऑक्साइड हैज 74.2% सोडियम एंड 25.8% ऑफ ऑक्सीजन। द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज। अच्छा, इंपेरिकल फॉर्मूला एक्चुअली क्या होता है? हमारे पास सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो होता है, ठीक है, एटम्स के दरमियान, तो हम निकालने की कोशिश करते हैं। अच्छा, यहां पर क्योंकि वैल्यूज जो है ना वो परफेक्टली आप निकाल नहीं सकते तो हम थोड़े से अंदाजे भी लगाने वाले हैं यहां पर। मिसाल के तौर पर अगर मैं 74, इसे थोड़ा सा हम बोल्ड कर लेते हैं। ओके, अगर मैं 74.2% में नहीं लगा रहा। ओके, क्या है भाई? सोडियम। सोडियम का एटॉमिक मास क्या होता है? सोडियम का एटॉमिक मास क्या होता है? 23। जैसे कि मुझे पता है अगर मैं 3 टाइम्स पढ़ूंगा टेबल 23 का तो ये 2 टाइम्स में ये आ जाएगा ऑलमोस्ट हमारे पास। 3 टाइम्स पढ़ूंगा तो कितने हो जाएंगे? सिंपल ये हो जाएगा 6 और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 9, बट फिर भी थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा आएगी यहाँ पर। अब क्योंकि वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा है तो मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा भाई 3.1 या 3.2 वैल्यू आ सकती है। करेक्ट। अब सेकंड हमारे पास कौन है? सेकंड कौन है? 25.8%। करेक्ट है क्या? ऑक्सीजन। अब जैसे कि मुझे पता है कि अगर मैं 2 टाइम्स टेबल पढ़ूंगा, 1 टाइम्स पढ़ूंगा तो 16 आएगा जाहिर है, अगर 2 टाइम्स पढ़ूंगा तो क्या हो जाएगा? 32, जो कि थोड़ा कम है। अगर मैं 1.5 टाइम्स पढ़ूंगा तो क्या हो जाएगा? ये 24 हो जाएगा, बट मैं अंदाजा लगा लेता हूं कि 1.6 मतलब 1.5 से थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। फिर मैं क्या करूंगा? यहां पर सबसे छोटी वाली वैल्यू को देखूंगा। छोटी वैल्यू कौन सी है? 1.6, तो 1.6 को 1.6 से और 3.2 को 1.6 से डिवाइड करूंगा तो यहां पर तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 और यहां पर वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। मतलब ये कि सोडियम आ रहा है हमारे पास 2 और ऑक्सीजन कितना आ रहा है? 1। तो इसका मतलब जो इंपेरिकल फॉर्मूला बनेगा, सिंपलेस्ट रेशो बनेगा, वो क्या बनेगा? Na2O। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। 30 ग्राम ऑफ 2 प्रोपेनॉल वर मिक्स्ड विद एक्सिस एसिडिफाइड K2Cr2O7 and boiled under reflex for 20 minutes. The organic product was collected by distillation. The yield of product 75.0
0%, ये याद रखना है, ठीक है। अब जरा बात समझिएगा, हमने लिया है 2 प्रोपेनॉल को, तो मैं 2 प्रोपेनॉल यहां पर बना लेता हूं। 2 प्रोपेनॉल किस तरह मैं बनाऊंगा, CH3 CH 2 पर OH लगा दिया, ये बन गया 2 प्रोपेनॉल, ठीक है। अब एसिडिफाइड K2Cr2O7 से मुराद ऑक्सीडेशन हो रही है। क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन से मुराद क्या हुआ कि जब मैं इसे ऑक्सीडाइज करूंगा, जाहिर 2 प्रोपेनॉल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन में। ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, कीटोन में। अब आप देख लो इन्हें, आप कंडेंस एक फॉर्मूला बना लो। कंडेंस फॉर्मूला आप कैसे बनाओगे कि यहां पर हमारे पास 3 कार्बन है और तकरीबन 3 और 8 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, और इनका जो मोलर मास आएगा वो आएगा 60 ग्राम पर मोल। जबकि यहां पर हमारे पास क्या है, C3H6O, और इनका जो मोलर मास आएगा वो कितना आ जाएगा, ऑलमोस्ट आप सम कर लें इन सबको। कार्बन जो है हमारे पास 36 + 6 + 16, तो ये ऑलमोस्ट इतना हो जाएगा 58 ग्राम पर मोल हो जाएगा। मैं डायरेक्ट 58 लिख देता हूं जगह बचाने के लिए, 58 सही। अब मामला क्या है हमारे पास कि ग्राम कितने गिवन है 2 प्रोपेनॉल के, 30, तो पहले मैं मोल में कन्वर्ट कर लूंगा, तो ये आ गए 0.5 मोल। इक्वेशन के मुताबिक 1 मोल 2 प्रोपेनॉल मुझे 1 मोल क्या दे रहा है, मुझे 1 मोल क्या दे रहा है, कीटोन दे रहा है, एसीटोन दे रहा है। तो इसका मतलब ये कि अगर 0.5 मोल लूंगा तो वो कितने देगा, 0.5 मोल्स देगा। कितने देगा, 0.5 मोल्स देगा। अब मामला क्या है मेरे पास, मुझसे कहते हैं कि भाई मास बताना है हमें, वो भी 75% यील्ड में। तो पहले मैं इस मोल को मास में कन्वर्ट करूंगा। कैसे करूंगा, इसका मोलर मास क्या है 58, मोल से मल्टीप्लाई करूंगा 0.5, तो आंसर मुझे क्या मिलेगा 29 ग्राम। ये उस वक्त है जब यील्ड कैसी होगी, 100% होगी, बट मुझसे कह रहे हैं 75%, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल 75% से मुराद क्या होगा 0.75, तो मैं इस वैल्यू को, किस वैल्यू को, 29 को मल्टीप्लाई करूंगा 0.75 से। पहले मैं इसका हाफ कर लूंगा, इसका हाफ हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 14.5, और फिर उसमें सम कर लूंगा 14.5 का भी हाफ, जो कि कितना होगा हमारे पास 7.25। तो इन्हें सम करने पर आंसर क्या मिलेगा, 21.75 ग्राम हमें आंसर मिलेगा, जो कि हमारा ऑप्शन बी है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहां पर क्वेश्चंस जो है ना एप्लीकेशन बेस्ड भी होंगी, जैसे कि अभी हमने न्यूमेरिकल टाइप किए हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो डायरेक्ट आपको डेफिनेशन से या फिर बुक की लाइन से उठा के दे दी जाएंगी, जिस पर मैं ज्यादा बातें मैं नहीं करूंगा। जैसे कि मिसाल के तौर पर, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, कौन सा वो साइंटिस्ट है जिसने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग की जो प्रोबेबिलिटी है वो एटम के अंदर सर्टेन जगह पर आपको मिल जाएगी, जिसे आप ऑर्बिटल्स कहते हो। तो वो कौन था, श्रोडिंगर, जिसे स्ट्रोडिंजर भी कहते हैं, कुछ भी आप कह लो। नेक्स्ट है हमारे पास, Which gas in discharge tube produces lightest canal ray particles? सिंपल सी बात यह है कि अगर प्रोटॉन नंबर कम है, प्रोटॉन नंबर से मुराद आप एटॉमिक नंबर कह सकते हो, अगर प्रोटॉन कम है, एटॉमिक नंबर कम है, तो वो जो कनाल रे में डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, ठीक है, जो कनाल रे प्रोड्यूस होगी उसका जो मास होगा वो कैसा होगा, कम होगा। तो सबसे कम एटॉमिक नंबर यहां पर किसका है, हाइड्रोजन का। तो इसका मतलब हाइड्रोजन से प्रोड्यूस होने वाली जो कनाल रेज होंगी, जो कनाल रेज होंगी वो सबसे लाइटेस्ट होंगी। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन का प्रोटॉन नंबर सबसे कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द प्रोटॉन नंबर, व्हाट इज द प्रोटॉन नंबर, ओके, विच गैस इज डिस्चार्ज ट्यूब, ये तो हो गया। ओके, मैं से स्क्रॉल कर देता हूं। ओके, क्वेश्चन हमारे पास, विच एलिमेंट हैज ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिस, ये मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं यहां पर, 1s2 2s2, उसके बाद क्या आएगा 2p6 3s2 और फिर 3p6। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें गिवन है, हमें बताना है कि ये एटम, ये एलिमेंट कौन सा है। तो जवाब बहुत ही सिंपल है, आप समझ भी गए होंगे। साथ साथ आप आंसर्स भी अपने करते रहो मुझसे पहले, ताकि आपको पता लग सके कि आपको ये सवाल आता है या नहीं।
ओके और अगर नहीं आता तो गलत जवाब जल्दी से नहीं दे देना है, पहले मेरी बात समझनी है और फिर आपने आंसर करना है बात समझ आने के बाद। तो मुझे क्या करना है, अगर मेरे पास कोई एटम है तो उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन एक दूसरे के बराबर होते हैं, करेक्ट। तो मैं इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेता हूं 6, 8, 14, 16 और 18। इसका मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है 18। तो न्यूट्रल एटम है तो प्रोटॉन की तादाद भी कितनी होगी 18। और मुझे पता है जो प्रोटॉन नंबर वही एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर 18 किसका होता है हमारे पास AR मतलब आर्गन। What is the proton? What is the proton atomic number of element with that has 4 unpaired electron in its ground state? हमें वो एटॉमिक नंबर यहां पर मार्क करना है जिसके लिहाज से अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जाए तो उसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आप बारी बारी वैसे सबको करके देख सकते हो, बट करना कैसे है मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूं। एटॉमिक नंबर 26 को मैं सेलेक्ट कर रहा हूं। एटॉमिक नंबर 26 किस तरह करेंगे देखिएगा जरा। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6, 4s2। क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट है तो मैंने एस को बाद में कर दिया खैर ऑटोमेटिकली। बट अगर मैं डी ऑर्बिटल्स को यहां पर डी जनरेटेड होते हैं ना 5, तो मैं उसे बना लूं तो 6 इलेक्ट्रॉन मुझे फिल करने हैं। और अकॉर्डिंग टू हुंस रूल में कैसे फिल करूंगा, पहले सिंगली फिल करूंगा, 5 हो गए। अब मैं क्या करूंगा, पेयरिंग करूंगा, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 6 इलेक्ट्रॉन हो जाने के बाद भी आपको ये ऑर्बिटल ये और ये कैसे नजर आ रहे हैं, हाफ फिल्ड। तो टोटल हाफ फिल्ड की तादाद कितनी हो गई 4। तो इसका मतलब ये कि ऑप्शन जो हमारा डी है वो क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अ गैसियस मिक्सचर कंटेन 9.6% NH3, 22.6% N2 and 67.8% H2. If the total pressure is 50 atm, then partial pressure, okay, partial pressure निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, partial pressure of gas A बराबर होता है हमारे पास, आप यूं कह लो कि मोल ऑफ गैस A डिवाइडेड बाय टोटल मोल मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। तो अगर मुझे पार्शियल प्रेशर H2 का निकालना है तो H2 के कितने परसेंट मोल है यहां पर 67.8, करेक्ट। टोटल प्रेशर कितना है 50 और डिवाइड करना है टोटल मोल, जो कि आप इन तीनों को सम करोगे तो कितना आएगा, जाहिर है 100% ही आना है। तो मैं इसे 100 से डिवाइड कर देता हूं। तो ये किसकी तरह हमें लग रहा है, ये लग रहा है ऑप्शन बी की तरह कि 50 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड। उम्मीद है बात समझ आई होगी। आगे बढ़ते हैं। देखा, इफ वी वांट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस बाय 1 केल्विन वी हैव टू प्रोवाइड हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी। जैसे कि हम जानते हैं, और ये गैसेस वाले लेक्चर में डिटेल में मैंने डिस्कस किया था, आर की वैल्यू क्या है, क्यों है, और यूनिट्स क्या हो सकती हैं वगैरह। तो यहाँ पर वही चीज़ रिपीट हो रही है कि जो आर है ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि हम आइडियल गैस को देते हैं 1 डिग्री बढ़ाने के लिए। और मुझे पता है कि अगर आर की वैल्यू हमारे पास 8.314 है तो यूनिट जूल होगी, और अगर R की वैल्यू 0.0821 है तो यूनिट होगी atm.dmq पर मोल डॉट केल्विन। तो खैर दोनों के साथ आएंगे, बट हमारे पास यूनिट्स के लिहाज से कौन सा आंसर सही हो जाता है, ऑप्शन डी के atm और dm³ दोनों यहां पर मौजूद हैं। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ हीट now between hotter and colder gases remain continue till all the molecule have equal। okay, हमारे पास 2 कंटेनर हैं, दोनों में हमारे पास कुछ अमाउंट ऑफ गैसेस हैं। एक का टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा है और एक का टेम्परेचर कम है रिस्पेक्टिवली, और इन दोनों को मैं क्या करूं, एक जगह पर इकट्ठा कर दूं इन दोनों गैसेस को। तो क्या होगा कि टेम्परेचर जो है वो यकीनन रूम टेम्परेचर की तरफ बढ़ने लगेगा उस वक्त तक, मतलब ये काम उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक कि तमाम के तमाम मॉलिक्यूल की जो एवरेज ट्रांसलेशनल एनर्जी है वो क्या हो जाए, काइनेटिक एनर्जी जो क्या हो जाए, सबकी इक्वल हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन लिक्विड्स with the change in dipole forces there is a change in some physical properties, select the property which is not affected by strength of dipole forces। क्वेश्चन में हमसे कहते हैं कि यहाँ पर आपको 4 प्रॉपर्टीज दी गई हैं, इन 4 में से वो प्रॉपर्टी बताइए जो कि डायपोल स्ट्रांग हो जाए या वीक हो
उस प्रॉपर्टी पे कोई फर्क ना पड़ता हो, तो जवाब है सिंपल मोल्स। मोल्स पर जाहिर है हमारे पास अगर इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं टेम्परेचर को बढ़ाने या कम करने से, तो जाहिर है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ मोल पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं हीट ज्यादा करूंगा तो ऐसा नहीं है कि 10 मॉलिक्यूल 20 हो जाए या फिर 10 मॉलिक्यूल 5 हो जाए, वो तो उतने ही रहने वाले हैं। तो यकीनन मोल पर डायपोल डायपोल इंटरेक्शन का कोई भी असर देखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट इफेक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेपर प्रेशर। क्या मेंशन है यहां पर, वेपर प्रेशर। अब जैसे कि हम जानते हैं हमारे पास मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी दो तरह की हो सकती हैं, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। क्योंकि वेपर प्रेशर एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी अमाउंट इंडिपेंडेंट होती है, अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती। तो इसका मतलब अमाउंट ऑफ लिक्विड से फर्क नहीं पड़ेगा वेपर प्रेशर की वैल्यू पर, ठीक है। बाकी हाँ, टेम्परेचर, साइज ऑफ मॉलिक्यूल और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से फर्क बिल्कुल पड़ेगा। A small building block which belong to whole information about crystal structure is called, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है और ये पूरी की पूरी डेफिनेशन है यूनिट सेल की, सिंपल सॉलिड वाले चैप्टर से। Which type of solid is called as atomic solid, तो ये भी एक इजी क्वेश्चन है। कोवलेंट सॉलिड, क्योंकि हमने बाय द डेफिनेशन ऑफ कोवलेंट सॉलिड हम कहते हैं कि इस तरह के हमारे पास सॉलिड जिनके अंदर लेटिस पॉइंट को ऑक्युपाई किया हो एटम्स ने, आपस में जुड़े हुए हों बाय द नेटवर्क ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, ऐसे सॉलिड को हम कोवलेंट सॉलिड कहते हैं और इनमें लेटिस पॉइंट को ऑक्युपाई किया होता है एटम्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सिंपल आपके पास डेफिनेशन से ही लाइन उठाकर दी गई है, जो कि है द डिक्रीज इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्ट इन अ सॉल्यूशन दैट ऑलरेडी कंटेन्स एन आयन कॉमन टू दैट सॉल्ट इज नॉन एज कॉमन आयन इफेक्ट। ये भी सिंपल आपके पास लाइन टू लाइन डेफिनेशन है किसकी, कॉमन आयन इफेक्ट की। तो आपको अंदाजा हो रहा है कि बुक रीडिंग कितनी जरूरी है यहाँ पर। अगर आप बुक को अच्छे से रीड कर लोगे, आपको डेफिनेशंस अच्छे से पता हो, तो आप अच्छे खासे एमसीक्यूज ठीक मार्क कर सकते हो। The precipitation occurs if the ionic concentration is, आयनिक कंसंट्रेशन को आप QSP भी कह रहे होते हो न्यूमेरिकल में, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर से है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाले टॉपिक से। तो QSP अगर ग्रेटर है KSP से, मतलब आयनिक प्रोडक्ट अगर ग्रेटर है KSP से, तो प्रेसिपिटेट बनेंगे, PPT विल बी फॉर्म्ड। और अगर स्मॉलर हो तो नहीं बनेंगे, जाहिर है। तो अगर मैं बात करता हूं द प्रेसिपिटेशन अकर्स इफ द आयनिक कंसंट्रेशन इज मोर देन KSP, ये हमारे पास KSP की एप्लीकेशन है इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में। One can estimate the direction in which equilibrium shift with the help of, अब हमें पता है जो इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर है हमारे पास, तो उसमें एक प्रिंसिपल है ली शैटलियर प्रिंसिपल। उसमें हम सीखते हैं कि अगर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है और इक्विलिब्रियम को हम डिस्टर्ब करें, या फिर मैं ये मालूम करना चाहूं कि इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश है या नहीं, या फिर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कब होगा रिएक्शन को फॉरवर्ड बढ़ाने से या फिर बैकवर्ड, तो इस मामले में कि ये एस्टिमेट करना कि इक्विलिब्रियम कब और कहां एस्टैब्लिश होगा, कौन काम आता है, ली शैटलियर प्रिंसिपल, जहां पर हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन और इफेक्ट ऑफ प्रेशर को स्टडी करता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ इक्वेशन। ये हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन है हमारे पास। वैसे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, बट हम यहाँ से भी हाइपोथेटिकली या थ्योरेटिकली हम निकाल सकते हैं कि हाइड्रोजन के ऊपर पावर कुछ भी नहीं तो 1 है, और NO2 के ऊपर पावर 2 है, तो ऑर्डर इज द सम ऑफ द एक्सपोनेंशियल वैल्यूज प्रेजेंट इन द रेट एक्सप्रेशन। तो रेट एक्सप्रेशन हमें दे दी, हो सकता है एक्सपेरिमेंट करके ही रेट एक्सप्रेशन इन्होंने बनाई हो। तो 1 + 2 = कौन सा ऑर्डर हो गया, थर्ड ऑर्डर हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन भी हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स से ही है। द कैटालिसिस इन विच द कैटालिस्ट एंड रिएक्टेंट आर इन द सेम फेज इज नोन एज। इस तरह के हमारे पास कैटालिसिस मतलब ऐसे प्रोसेस जिसमें हम कैटालिस्ट का यूज कर रहे हैं, तो वहां पर अगर रिएक्टेंट भी गैसियस फेस में है
और हमारे पास कैटलिस्ट भी गैसियस फेस में है, या फिर रिएक्टेंट्स हमारे पास लिक्विड फेस में है और हमारे पास कैटलिस्ट भी लिक्विड फेस में है, या हमारे पास रिएक्टेंट जो है वो सॉलिड फेस में है और हमारे पास हमारा कैटलिस्ट भी सॉलिड फेस में है, तो इस तरह की जो कैटालिसिस है जिसमें रिएक्टेंट और कैटलिस्ट सेम फेस में है उन्हें हम कहते हैं होमोजेनस कैटालिसिस। Born-Haber cycle is used to determine the latest energy of ionic compound. It is the application of, ये भी सिंपल है, हमारे पास हमने Born-Haber cycle को पढ़ा है और वहां पर मेंशन है कि it is the application of Hazel's law of constant heat summation. Book reading is very important. Which of the following term is state function? हमें पता है state function इस तरह की प्रॉपर्टी होती है सिस्टम की जो कि पाथ डिपेंडेंट नहीं होती, सिस्टम की इनिशियल और फाइनल स्टेट्स पर ही डिपेंड कर रही होती है। तो इस तरह के हमारे पास फंक्शन को, इस तरह की प्रॉपर्टीज को हम स्टेट फंक्शन कहते हैं, जिनमें हमारे पास एग्जांपल क्या होती है, एंथैल्पी। तो एंथैल्पी जो है हमारे पास स्टेट फंक्शन है, पाथ डिपेंडेंट नहीं है। ये भी अगेन एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आपको उठाकर दिया है कि एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज बेस्ड अपॉन विच रिएक्शन? तो सिंपल सी बात है, रेडॉक्स रिएक्शन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीजन शोज फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर? तो जब भी कभी फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर की बात की जाए ऑक्सीजन की, तो आप समझ जाओ सुपर ऑक्साइड की बात हो रही है। सुपर ऑक्साइड के अंदर जो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -1/2 होती है। कैसे होती है? ऑप्शन बी में मौजूद पोटेशियम सुपर ऑक्साइड से हम निकाल कर मालूम करते हैं कि O2 निकालना है, कि फर्स्ट ए ग्रुप का है तो +1 हो गया, प्लस हमारे पास जो O2 है इसे निकालना है तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x इक्वल टू 0, क्योंकि ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो सिंपल x अगर निकालना है तो ये प्लस का 1 दूसरी तरफ जाकर माइनस का 1 हो जाएगा और ये 2 जो x से मल्टीप्लाई में है आकर डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब फ्रैक्शन में आ गया -1/2, जिसे हम -0.5 भी लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज स्मॉलर साइज? अगेन हमारे पास ये एस ब्लॉक पी ब्लॉक चैप्टर से हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है एटॉमिक रेडियस प्रॉपर्टी पर, कि अगर आप अल्कली मेटल को देखो तो वहां पर कौन कौन होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंचियम। डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है, डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है। इसका मतलब ये कि जो सबसे पहला मेंबर होगा अपने ग्रुप का उसका साइज सबसे छोटा होगा अपने ही ग्रुप में। तो हमसे क्या कह रहे हैं, स्मॉलर। तो स्मॉलर कौन हो गया हमारे पास, लिथियम, क्योंकि ये अपने ग्रुप का पहला मेंबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अमंग LiCl, NaCl, BeCl2, CSCl, the compound with the greatest and the least ionic character respectively are। अब आयनिक कैरेक्टरिस्टिक जो है वो डिपेंड किस पर करती है, वो डिपेंड किस पर करती है, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अब अगर मैं बात करता हूं डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, तो वो सबसे ज्यादा अगर है तो इसका मतलब वो ज्यादा आयनिक है, और अगर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि उसके अंदर आयनिक कैरेक्टरिस्टिक भी क्या है, कम है। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो बेरिलियम की होगी, अल्कलाइन अर्थ मेटल है, ये अल्कली से ज्यादा होती है, मतलब लिथियम से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगी। और डाउन द ग्रुप हमारे पास सीजियम मौजूद होता है, मतलब सबसे बड़ा साइज इसका है। अब क्योंकि सबसे बड़ा एटॉमिक साइज इसका है तो इसका मतलब ये कि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी यहां पर सबसे लीस्ट आएगी, मतलब ग्रेटर आएगी, क्योंकि लीस्ट है ना सीजियम। ग्रेटर डिफरेंस यहां पर आएगा और लीस्ट डिफरेंस यहां पर आएगा, क्योंकि Be की सबसे ज्यादा है तो जाहिर है डिफरेंस भी कम आएगा। तो मैं किसे मार्क करूंगा, CSCl एंड BeCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन, which statement describe the conversion of magnesium atom to magnesium ions for ionic bond formation with chlorine? अब एक बात समझते हैं हम कि अगर मुझे मैग्नीशियम को Cl2 के साथ रिएक्शन करवा कर MgCl2 बनाना है, ठीक है, MgCl2 बनाना है,
तो अगर मैं यहाँ पर जानने की कोशिश करूं तो यहाँ पर हमारे पास जो क्लोरीन है, क्लोरीन हैलोजन है, इस पर चार्ज होगा माइनस का और Mg पर चार्ज क्या होगा, प्लस का। हाँ, +2 होगा, ओके। बट हमारे पास अगर मैग्नीशियम की मैं बात करूं, अगर मैं मैग्नीशियम की बात करता हूं तो मैग्नीशियम पर +2 चार्ज है। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये 0 से कहां चला गया, +2। तो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुई है। इसका मतलब Mg क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, लॉस किए हैं। तो द चेंज इज ऑक्सीडेशन बिकॉज देयर हैज बीन अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। AB4, ओके, AB4 type with no lone pairs, geometry enables to form which shape of molecule? अब हमारे पास AB4 में क्या हो सकता है, चारों बॉन्ड पेयर भी हो सकते हैं, 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर भी हो सकता है, 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर भी हो सकता है। लेकिन अगर चारों के चारों बॉन्ड पेयर हैं तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहेड्रल होता है, जिसे आप रेगुलर टेट्राहेड्रॉन कह सकते हो, रेगुलर टेट्राहेड्रॉन, टेट्राहेड्रॉन। तो इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सही है। और अगर हमारे पास 1 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर हो तो फिर उसे हम क्या कहते हैं, ट्राइगोनल पैरामिडल कहते हैं। और 2 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर पर हम एंगुलर, बेंट या वी शेप्ड कहते हैं। वाई डायमर ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड। एल्यूमिनियम क्लोराइड से मुराद AlCl3 की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो हमारे पास एल्यूमिनियम है, इसके पास अपना जो 3D ऑर्बिटल होता है वो खाली होता है। इसका मतलब ये कि लोन पेयर क्लोरीन से एक्सेप्ट कर सकता है, लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। और डायमर, डायमर से मुराद 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़कर एक पॉलीमर या आप डायमर कह सकते हो। डायमर मतलब 2 ही मॉलिक्यूल जुड़ेंगे, एक लंबी चेन नहीं बनेगी। तो इसका मतलब ये कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि एल्यूमिनियम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा, क्योंकि उसके पास ऑर्बिटल एम्प्टी होते हैं ना। Which group of the periodic table contain non-metal, metalloid and metals? ओके, तो हमारे पास वो ग्रुप जिसमें नॉन मेटल भी हो, जैसे कि आप 4th ग्रुप को देख लो। यहाँ पर हमारे पास कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टिन है और लेड है। तो वैसे तो हमारे पास जनरली कार्बन नॉन मेटल है, जनरली क्या कार्बन है ही नॉन मेटल। सिलिकॉन और जर्मेनियम को हम मेटलॉइड्स कहते हैं। मैं आपको बता दूं, कभी कभार बाज जगहों पर आप देखोगे कि टिन को भी ऐड किया हुआ होता है मेटलॉइड्स के अंदर, बट मैं इसे मेटल्स में ही रखता हूं कि टिन और लेड्स क्या है, लेड क्या है हमारे पास, मेटल्स। तो ग्रुप 4th ए के अंदर मेटल भी है, नॉन मेटल भी है और मेटलॉइड्स भी है। Which of the following sulfate compound is insoluble in water? ये भी सिंपल आपको बुक की लाइन में से उठा के दिया गया है। सिंपल हमारे पास ये सल्फेट है अल्कलाइन अर्थ मेटल के, और हमें पता है कि जो बेरियम सल्फेट है इसकी जो लेटेस्ट एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, हाइड्रेशन एनर्जी कम होती है, जिसकी वजह से ये पानी के अंदर सॉल्यूबल नहीं होता। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स शो द टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ओके, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, समझिएगा बात को। टेट्राहेड्रल से मुराद ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात हो रही है। सही है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, क्योंकि कॉम्प्लेक्सेस के स्ट्रक्चर अगर आपने पढ़े हैं तो मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ। ऑप्शन सी में मौजूद जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स आयन है, ये टेट्राहेड्रल होगा। किस तरह, अगर मैं देखूँ कॉपर को, अगर मैं कॉपर को देखता हूं तो कॉपर का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 29। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1, ऐसे ही करते हैं हम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हुंसुल्ड मैंने डीजनरेसी भी इसकी ठीक कर दी है डी ऑर्बिटल की। मैं क्या करता हूं, डी ऑर्बिटल को बनाता हूं पहले तो 1 2 3 4 एंड 5, और s को भी बना देता हूं। अब आगे कहीं पर 4p भी होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन तो कोई नहीं है, बट मैं उसे बना देता हूं। यहां पर मैं लिख भी देता हूं, ये है हमारे पास 3d, ये आ गया हमारे पास 4s, और ये आ गया हमारे पास 4p। ठीक हो गया। अब देखते हैं हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करता हूं। मैं कैसे कर रहा हूं समझिएगा जरा। यहां पर अगर मैं देखूं Cu कॉम्प्लेक्स में बना रहा हूं, CuCN4-2,
इसका मतलब ये कि Cn के ऊपर चार्ज क्या होता है -1, तो 4 के ऊपर क्या हो गया यहाँ पर, 4 के ऊपर हो गया -4। अब इसके ऊपर -4 है और ओवरऑल चार्ज क्या आ रहा है, ओवरऑल चार्ज क्या आ रहा है -2। तो इसका मतलब ये कि कॉपर के ऊपर चार्ज क्या होगा +2, जिसकी वजह से +2 और -4 मिलकर क्या बनाएंगे -2। ये बात समझ आ गई कि कॉपर के ऊपर चार्ज क्या है +2। अब अगर कॉपर के ऊपर चार्ज है +2 तो इसका मतलब आप 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, लेकिन जब आप 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो एक जाएगा किससे, S से, और एक जाएगा किससे 3d10 से, तो ये कितने हो जाएंगे 3d9। तो मैं यहां पर इसे ड्रॉ कर देता हूं 3d9। ओके, +2 है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 3d9 हो जाएगा, क्योंकि +2 चार्ज है तो एक एक इलेक्ट्रॉन चलेगा। अब करना यह है कि यहां पर हमारे पास खाली 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 खाली, ये ऑर्बिटल कैसे हैं, एम्प्टी ऑर्बिटल हैं, तो इसका मतलब ये क्या एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्लोरीन से लोन पेयर। तो एक लोन पेयर यहां आएगा, एक यहां, एक यहां और एक यहां, मतलब कितने क्लोरीन यहां पर जोड़ेंगे, 1 2 3 4। इसका मतलब बॉन्ड बनाने में सिर्फ पार्टिसिपेट कौन कर रहा है, एक s का ऑर्बिटल है और p के ऑर्बिटल कितने हैं यहाँ पर 3, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई यहाँ पर sp3, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कंफर्म हो गई। आगे बढ़ते हैं, which of the in which pair one has all unpaired and unpaired d orbitals while other have all paired d orbitals। अब ऑप्शन हम बी को देखते हैं, क्योंकि क्रोमियम जो है एटॉमिक नंबर 24 के साथ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1। इसका मतलब यहां पर जो d ऑर्बिटल है 5 के पांचों इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पर हाफ फिल्ड है। तो एक बात तो करेक्ट हो गई कि ये वाली बात सही हो गई कि अनपेयर्ड तो एक हो गया। अब दूसरा हमारे पास कौन है, जिंक एटॉमिक नंबर 30 में डायरेक्ट कर देता हूं, किस तरह कि 3d10 4s2। अब यहां पर अगर मैं d ऑर्बिटल को देखूं तो 10 के 10 इलेक्ट्रॉन अगर आप फिल करोगे तो सारे के सारे ऑर्बिटल क्या हो जाएंगे, फुलफिल्ड, और तमाम इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, पेयर्ड अप हो जाएंगे। तो इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप द कार्बन एटम इज sp हाइब्रिडाइज्ड। तो सिंपल सी बात ये कि sp जनरली कार्बन के वो कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन ने ट्रिपल बॉन्ड बनाया होता है। तो ट्रिपल बॉन्ड यहां पर किस कंपाउंड में मौजूद है, Cn के अंदर, जिसमें कार्बन ने ट्रिपल बॉन्ड बनाया हुआ है किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ। तो नेक्स्ट, द कंपाउंड कंटेनिंग RSH फंक्शनल ग्रुप आर नॉन एज। अब देखिए जरा, ROH कहलाता है अल्कोहल, और अगर मैं यहां पर सल्फर लगा दूं, RSH कर दूं, क्योंकि सेम ग्रुप के हैं ऑक्सीजन सल्फर, सेलेनियम टेलोरियम पोलोनियम, तो मैं सेलेनियम की बात नहीं कर रहा, मैं सल्फर की बात कर रहा हूं। तो O हटाकर मैंने अगर सल्फर यहां पर लगाया तो सल्फर की प्रेजेंस को हम शो करते हैं वर्ड थायो से। तो इसका मतलब ये कि ये था अल्कोहल, तो S के आ जाने से क्या हुआ, थायो अल्कोहल हो गया। तो कौन सा ऑप्शन में मार्क करूंगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन हैविंग द फॉर्मूला C4H8। चलिए बना के देखते हैं हम। C4H8 मतलब ब्यूटीन की बात हो रही है, तो मैं बनाना शुरू करता हूं। CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2, जब तक कि आप भी बता सकते हो कितने आइसोमर्स होंगे, मैं प्रॉपर आपको बनाकर दिखाता हूं। एक तो ये हो गया भाई। सेकंड आप क्या बना सकते हो, आप बना सकते हो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, सॉरी जस्ट CH आएगा, और CH3, मतलब पोजीशन आइसोमर आपने बना दिए हैं 2। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, अब मैं चेन आइसोमर एक बनाकर देखता हूं कैसे बनेगा चेन आइसोमर। यहां पर चेन आइसोमर हम बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं। आप हाइड्रोजन एक कम कर लो, अगर आप एक हाइड्रोजन कम कर दो और ऐसे लगा दो तो ये चेन आइसोमर बन जाएगा, मतलब 3 आइसोमर आपने बना दिए। अब आप क्या बना सकते हो, आप साइक्लोब्यूटेन बना सकते हो सेम फॉर्मूले के साथ C4H8, और आप मिथाइल साइक्लोप्रोपेन भी बना सकते हो। क्या बना सकते हो आप, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन भी बना सकते हो। तो कितना आइसोमर हो गए यहाँ पर काउंट कीजिए, 1
2 3 4 और 5, सबके अंदर चेक कर लेते हैं हम। 3 5 7 और 8 सही है। तो इसका मतलब आप ऑप्शन डी को मार्क कर सकते हो कि C4H8 के कितने आइसोमर बन सकते हैं, 5 आइसोमर्स बन सकते हैं। अल्काइल बेंजीन इज फॉर्म्ड, अल्काइल बेंजीन क्या है, पहले इसकी शक्ल देख लीजिए। टॉलीन है ना हमारे पास, वो भी एक अल्काइल बेंजीन है। तो अल्काइल बेंजीन इज formed when benzene is treated with an alkyl halide in the presence of anhydrous aluminium chloride, जो कि लेविस एसिड है, ये भी हमें पता है। तो सिंपल सी बात ये कि बेंजीन पर अगर अल्काइल ग्रुप लगाना है तो अल्काइलेशन करनी है, और अल्काइलेशन के मैकेनिज्म को समझाया था किसने, फ्राइडल और क्राफ्ट ने। तो मैं क्या कह सकता हूं कि फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन है ये, सिंपल। और एसाइलेशन में क्या होता है, एसाइल को हम लगा देते हैं, एसाइल बेंजीन या एसिटोफिनोन बन जाता है, ठीक है। 3 अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स इन बेंजीन बना देते हैं भाई। ये जो अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड हैं, ये क्या कहलाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं कॉन्जुगेट बॉन्ड। अब कॉन्जुगेट किसे कहते हैं, कॉन्जुगेशन हम किसे कहते हैं, हम कहते हैं कि भाई डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड वाया किसकी मदद से, पाई बॉन्ड की वजह से, लोन पेयर की वजह से, पॉजिटिव चार्ज की वजह से, नेगेटिव चार्ज की वजह से। हाँ, सिग्मा बॉन्ड की वजह से हो रहा है तो फिर उसे हम हाइपर कंजुगेशन कहते हैं। तो कंजुगेशन और हाइपर कंजुगेशन में फर्क है, ओके। तो क्योंकि मुझे पता है ये बॉन्ड क्या होते हैं, इस तरह रेजोनेट करते हैं, कॉन्जुगेट करते हैं, तो ये बॉन्ड्स क्या कहलाते हैं, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोर एसिडिक। भाई एसिडिटी हाइड्रोकार्बन के अंदर डिपेंड करती है हाइब्रिडाइजेशन पर। अगर हमारे पास sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है जिस पर क्या अटैच हुआ है, हाइड्रोजन, क्या अटैच हुआ वो, हाइड्रोजन, तो फिर मैं उसे क्या कहूंगा, एसिडिक कहूंगा। लेट सपोज मैं एसिटाइलिन की बात करता हूं, तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp है, और हमारे पास इस sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पर हाइड्रोजन भी लगा है, तो इसका मतलब ये कि ये एसिडिक कंपाउंड है। तो अल्काइन की एसिडिटी ज्यादा होती है तीनों ही फैमिली के अंदर, अल्केन अल्कीन अल्काइन। हाँ, अब ये क्यों होता है, किस लिए, तो एक डिटेल्ड लेक्चर है इस पर मेरा, आपको मकसद के लाइव जो सेशन है उसमें प्लेलिस्ट मिल जाएगी। हाइड्रोकार्बन पर मैंने एक डिटेल्ड लेक्चर लिया है, वहां पर मैंने डिटेल में बताया कि ऐसा क्यों होता है, तो वहां से आप रहनुमाई ले सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो। ओके, कंसीडर द क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन द अटैक। अच्छा, क्लोरीनेशन से याद रखना 3 स्टेप्स होते हैं यहाँ पर। एक होता है हमारे पास इनिशिएशन, सेकंड होता है चेन प्रोपगेशन, फिर होती है हमारे पास चेन टर्मिनेशन। अब जरा एक बात समझिएगा कि सिर्फ चेन टर्मिनेशन ही वो स्टेप है, जिसमें रेडिकल नहीं बनते। इनिशिएशन में रेडिकल बनता है क्लोरीन का, क्लोरीनेशन की बात कर रहा हूं, ठीक है। ब्रोमिनेशन होगा तो जाहिर है ब्रोमीन के फ्री रेडिकल बनेंगे। चेन प्रोपगेशन में मिथाइल के फ्री रेडिकल बनता है, हाँ, इसमें रेडिकल्स नहीं बनते। तो हमसे क्या कह रहे हैं कि भाई मिथाइल फ्री रेडिकल्स किस में बनेंगे, तो जाहिर है प्रोपगेशन स्टेप में। सिंपल हो गया, आगे बढ़ता है। हमें यह ध्यान रखना है कि चीजों को हम कितनी जल्दी और इफेक्टिवली और बिल्कुल सही तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। लिखा है दी रेशो ऑफ सिग्मा टू पाई इलेक्ट्रॉन इन बेंजीन इज। अब बेंजीन के अंदर देखो भाई, हमारे पास जो टोटल सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं वो 12 होते हैं। सिग्मा बॉन्ड कितने होते हैं, 12, और पाई बॉन्ड कितने होते हैं, हमारे पास 3 होते हैं, दिख रहे हैं हमें 1 2 3। सिग्मा बॉन्ड 12 कैसे होते हैं, 6 कार्बन कार्बन के दरमियान होते हैं, 6 कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान होता है, करेक्ट। तो मुझे रेशो लेना है, ठीक है, मुझे सिग्मा टू पाई लेना है, तो पहले मैंने सिग्मा लिख दिया और फिर मैंने पाई लिख दिया। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स लिखें तो सिंपल सी बात है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन और जो बॉन्ड का रेशो है वो सेम आएगा। कैसे सेम आएगा वो भी मैं आपको बता देता हूं कि 4 1 से क्या हो जाएगा 4, और 4 3 से क्या हो जाएगा हमारे पास, ओके सॉरी
एक्चुअली पाई बॉन्ड कितने लिखे हैं मैंने 3 लिखे हैं, तो 3 ही लिखूंगा यहाँ पर। तो 3 1 से क्या हो जाएगा 3 और 3 4 से क्या हो जाएगा 12। अब पाई इलेक्ट्रॉन की अगर बात हो रही है तो मुझे पता है कि 12 को 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि एक बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, तो 24 हो जाएगा रेशो, और ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसे भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 1 6 और 6 4 से क्या हो जाएगा 24। मतलब दोनों ही केसेस में जो आंसर आएंगे वो क्या आएगा, ऑप्शन बी में मौजूद 4:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, which halogen is removed from an alkyl halide, a carbocation is formed, identify the most reactive। अब एक बात याद रखिएगा, reactivity is inversely proportional to stability, या फिर मैं यूं कह सकता हूं कि stability is inversely proportional to the reactivity। अगर कोई स्टेबल स्पीशी है तो उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा नहीं होगी। तो जैसे कि हम जानते हैं कि मिथाइल जो कार्बोकैटायन होता है वो सबसे लीस्ट स्टेबल होता है। अब लीस्ट स्टेबल है तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी भी इसी की होगी। उसके बाद प्राइमरी आ जाएंगे, सेकेंडरी और देन टर्शरी। फ्रियोन, अच्छा ये जो फ्रियोन है हमारे पास, एक्चुअली ये हम CFS को कहते हैं। CFS किसे कहते हैं हम, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CCl2F2, क्या कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि एक रेफ्रिजरेंट है। न्यूपेंटाइल क्लोराइड बिलोंग टू विच क्लास ऑफ, न्यू पेंटाइल पहले मैं बना लेता हूं, देखिए कैसे बनाते हैं। न्यू का मतलब होता है एक ही कार्बन पर 2 ब्रांच आ जाए, तो मैंने एक ही कार्बन पर 3 कार्बन की चेन बनाई, 3 कार्बन की चेन बनाई और एक ही कार्बन पर 2 ब्रांच लगाया और क्लोरीन लगा दूंगा, तो ये न्यू पेंटाइल क्या हो गया, क्लोराइड हो गया। अब देखिए जरा कि क्लोरीन जिस कार्बन पर अटैच है, क्लोरीन जिस कार्बन पर अटैच है इस पर फर्दर सिर्फ एक, बाकी ये 3 इस पर अटैच हैं, ना कि इस पर। बात समझ आ रही, इस पर सिर्फ एक ही कार्बन है और वो ये वाला कार्बन है। तो क्योंकि इस पर सिर्फ एक ही कार्बन है तो ये कहलाएगा फर्स्ट डिग्री कार्बन। फर्स्ट डिग्री कार्बन पर हेलोजन लगा तो ये कौन सा अल्काइल हैलाइड हो गया, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ 1 2 3 प्रोपेन ट्राइओल। पहले प्रोपेन बनाते हैं और फिर 1 पर 2 पर और 3 पर हम क्या लगाते हैं, ट्राइओल लगाते हैं। अब इस कंपाउंड को आप शायद पहचान गए होंगे कि अगर हमारे पास एडजेसेंट 2 OH होते हैं तो उसे ग्लाइकोल कहते हैं, और अगर एडजेसेंट हमारे पास 3 OH हो, OH ग्रुप्स हो, तो फिर उसे हम कहते हैं ग्लाइसरोल। नेक्स्ट हमारे पास, बेंजीन इज फॉर्म्ड व्हेन सोडियम रिएक्ट विद विच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो सिंपल सा आंसर है, आपने प्रिपरेशन में देखा होगा कि जो फिनॉल है, फिनॉल में मौजूद जो OH में से H है, इसे रिप्लेस कौन कर देता है, हमारे पास सोडियम रिप्लेस कर देता है, सोडियम फिनॉक्साइड बनता है और देन फिर हम HCl से रिएक्शन करवाते हैं तो NaCl बन जाता है और साथ में मामला हो जाता है हमारे पास। तो सिंपल ये कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं कि बेंजीन फॉर्म होता है जब सोडियम रिएक्ट करता है किसके साथ, तो आंसर है फिनॉल के साथ। नेक्स्ट व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद फॉर्मल्डिहाइड विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस। ठीक है, तो जरा बात समझिएगा, वैसे तो हमें पता है बैकलाइट बनता है, बट अगर मैं मैकेनिज्म को देखूं तो कैसे बनता है कि ये जो हमारे पास फिनॉल है, ठीक, ये फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है कुछ इस तरह कि पहले ये H+ यहाँ से बाहर निकलेगा, O पर क्या चार्ज आ जाएगा माइनस, और देन फिर डबल बॉन्ड जो है वो अटैक करेगा इस पर और फिर प्रोसेस आगे बढ़ेगा। तो कहने वाली बात ये कि ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव, इसका मतलब कौन सा आयन बन गया, फिनॉक्साइड आयन बन गया। तो फिनॉल जो है अमूमन रिएक्शन के अंदर फिनॉक्साइड आयन बना लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट नेम ऑफ दिस कंपाउंड। इसे मैं जरा ओपन करके बना लेता हूं, CH3 CH2 CH2 CO CH2 COH, मतलब यहां पर 2 फंक्शनल ग्रुप्स है हमारे पास, एक है हमारे पास एल्डिहाइड और दूसरा है हमारे पास कीटोन, कीटोन का जो सफिक्स होता है वो होता है ओन, एल्डिहाइड का होता है अल, क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर में एल्डिहाइड को हम ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं एज कंपेयर टू कीटोन। तो इसका मतलब इस केस में इस मुकाबले को किसने जीत लिया, एल्डिहाइड ने। तो एल्डिहाइड एज अ फंक्शनल ग्रुप साउंड करेगा और कीटोन क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। अब सब्स्टिट्यूएंट जो होते हैं हम उनके सफिक्स इस्तेमाल नहीं करते, हम उनके प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं, और कीटोन का जो प्रीफिक्स होता है वो होता है ओक्सो। मतलब ये कि अगर पहला कार्बन में इसे दे रहा हूं 1
2 3 4 5 6। इसका मतलब ये कि 3 पर आ रहा है ऑक्सो, 3 पर आ रहा है ऑक्सो, और 6 कार्बन है तो हेक्स हो गया, और अल किसका सफिक्स हो गया, एल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है, अल। तो इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, 3 ऑक्सो हेक्सेनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, which is the most suitable reagent for the conversion of this into this। तो ये क्या है हमारे पास, RCH2OH, प्राइमरी अल्कोहल है, दिख रहा है हमें। और ये क्या है हमारे पास, RCHO, दिस इज एल्डिहाइड। तो मुझे अल्कोहल को, प्राइमरी अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करना है, एल्डिहाइड में। ठीक, प्राइमरी अल्कोहल को कन्वर्ट करना है किसमें, एल्डिहाइड में। तो जाहिर है मुझे इसकी ऑक्सीडेशन करवानी है, और ऑक्सीडेशन करवाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, K2Cr2O7 के साथ कंसंट्रेटेड H2SO4। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड सिल्वर मिरर। ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपने टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट किया है, और जब ये टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट पॉजिटिव आता है तो जो स्मूथ सरफेस है हमारे पास टेस्ट ट्यूब की, उस पर एक सिल्वर मेटल की लेयर जम जाती है, जो कि सिल्वर मिरर फॉर्म करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट पीएच। अच्छा, जहन में रखिएगा कि अगर हमारे पास पीएच कम है तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी भाई, ज्यादा होगी। अब मुझे सेलेक्ट करना है कि इसमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है। वैसे तो हैं सारे कार्बोक्सिलिक, मुझे COOH दिख रहा है, लेकिन अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच हो जाए, जैसे कि लेट सपोज हमारे पास यहां पर मुझे दिख रहा है कि 2 Cl अटैच है इस कंपाउंड पर, यहां भी Cl, वहां भी Cl। तो क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग प्रॉपर्टी की वजह से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ फुल करेगा, और हाइड्रोजन मजीद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा और H+ बनाकर बाहर निकलना आसान होगा। जितनी आसानी से आयोनाइज होगा उतना अच्छा एसिड होगा, जितना ज्यादा अच्छा एसिड होगा उतनी कम पीएच होगी। तो इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा हो गया करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन carboxylic acid and dicarboxylic acid have similar molecular weight, how do their melting point compares। ये भी आपको बुक में मिल जाएगा। सिंपल प्रॉपर्टीज है हमारे पास डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की, कि अगर हमारे पास सेम नंबर ऑफ कार्बन है, मोनोकार्बोक्सिलिक और डाइकार्बोक्सिलिक, तो डाइकार्बोक्सिलिक का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू मोनो। ओके, if carboxylic acid and ketone group are present in the chain then final name will be given। अब मैं आपको एक प्रायोरिटी ऑर्डर बता देता हूं, ठीक है, जो जनरल हमारे पास कॉमन से फंक्शनल ग्रुप है। तो सबसे ज्यादा हम प्रायोरिटी देते हैं कार्बोक्सिलिक को, उसके बाद हम देते हैं ईस्टर को, उसके बाद हम देते हैं एल्डिहाइड को, उसके बाद देते हैं कीटोन को, कीटोन के बाद देते हैं अल्कोहल को। ये जनरल हमारे पास है। हाँ, बीच में और भी होते हैं, बट इतना फिलहाल आप याद रखो, ये सारे मामला निपटा देंगे हम। लिखा है भाई, एक चेन है हमारे पास जिसमें हमारे पास आ जाए कार्बोक्सिलिक भी और कीटोन भी। क्योंकि कार्बोक्सिलिक की प्रायोरिटी ज्यादा है तो कार्बोक्सिलिक एक्ट करेगा एज अ फंक्शनल ग्रुप, और क्योंकि कीटोन प्रायोरिटी ऑर्डर में नीचे है तो कीटोन फंक्शनल ग्रुप नहीं, अब कीटोन क्या कहलाएगा, सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा। और सब्स्टिट्यूएंट के लिए हम प्रीफिक्स का यूज करते हैं, सफिक्स का यूज नहीं करते। तो इसका मतलब क्या नाम होगा इसका, ऑक्सोओइक एसिड। ऑक्सो से मुराद कीटोन जो है एज अ सब्स्टिट्यूएंट है, ओइक एसिड इज द सफिक्स फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन फूड रीच स्टमक द एक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कम टू एन एंड ड्यू टू एसिडिक पीएच। तो ये भी सिंपल आपको बुक से ही मौजूद लाइन से उठाकर दिया गया है, जिसका आंसर क्या है, सिंपल आपको पता होगा, अमाइलेज। और लास्ट क्वेश्चन भी इजी एक क्वेश्चन है हमारे पास, बायोमोलिक्यूल से दिया गया है हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन एक्ट एज अ कैरियर ऑफ कॉपर इन ब्लड प्लाज्मा। तो सिंपल सा जवाब है सेरुलोप्लाज्मिन। तो इस तरह हमारे पास जो प्रीवियस ईयर के जो हमारे पास एमसीक्यूज थे 2022 वाले पीएमसी के पेपर के, उसे हमने सॉल्व किया, और उम्मीद है आपने
अच्छे से बात को समझा होगा और साथ ही साथ आपने अपने आंसर भी मार्क किए होंगे। तो अगर आप अपने जो टोटल मार्क्स हैं उन्हें कमेंट कर दो तो देखकर मुझे बड़ी खुशी होगी कि आपने कितना ग्रो किया है हमारे पहले सेशन से हमारे आखिरी सेशन तक।